हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के हिंदी काव्य साहित्य के विकास के प्रश्नों के बारे में। तो हिंदी काव्य साहित्य के विकास से आपके 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मैं इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर आप ये 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपके 5 नंबर अगर बिल्कुल पक्के करने हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। जैसा कि मैं बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने गद्य साहित्य के विकास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने उसमें भी बताया है, जिसमें कि 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपको पता होगा कि गद्य साहित्य और काव्य साहित्य से आपके 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं टोटली आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाने वाले 10 प्रश्नों को आप आसानी तरीके से 10 में 10 नंबर पा सकते हैं। तो काव्य साहित्य के विकास को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। 5 नंबर आपका पक्का होने वाला है, तो ध्यान से सारी वीडियोज को देखते जाइए और एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को बताते जा रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास आ सकता है, और एक बात और, मैं इसमें ऑप्शंस नहीं लिखा हूं, डायरेक्ट उसका आंसर लिखा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हूं और उसका डायरेक्ट आंसर। और ये सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास कबीरदास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है भक्ति काल की किस शाखा से है? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा से है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, कौन है? लालदास, जिसे नाभादास भी कहते हैं। ठीक है, लालदास, जिनका नाम नाभादास भी है। ठीक है, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, इसमें मैं देख लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें मैं ऑप्शंस नहीं बताया हूँ, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने ऑप्शन बताया इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा बताने में, इससे अच्छा है कि आपको डायरेक्टली आंसर दे दें और आप इसे तैयार कर लें। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया, किस ईस्वी में किया? या फिर इसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? ठीक है, तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का नाम सुना होगा आपने, तो जिन्हें अज्ञेय भी कहते हैं। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो इसमें जो है अखरावट पद्मावत जो है, इसको याद रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें अखरावट और पद्मावत जो है आदिकाल की रचना नहीं है। ठीक है, छठे प्रश्न की बात करते हैं, रीतिकाल का दूसरा नाम है। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। सातवें प्रश्न की बात करते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, किसने दिया था? आपको तो पता चल गया कि रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है, लेकिन रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो आंसर में याद रखिएगा कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन थे? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देखिए कुछ नोट के जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रीतिबद्ध कवि कौन कौन है? भूषण बिहारी, आचार्य केशवदास। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में, रीतिबद्ध कवि कौन कौन है? तो भूषण बिहारी और आचार्य केशवदास। रीति मुक्त कवि कौन है? तो घनानंद बोधा ठाकुर। ठीक है, घनानंद और बोधा ठाकुर। तो ये याद रखिएगा कि रीतिबद्ध के कवि कौन है, रीति मुक्त के कवि कौन है। इतना याद रखिएगा कि इतना याद रखिए, आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखिए बस। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 9 है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव को। ठीक है, तो केशव को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। अब 10वां प्रश्न हमारे पास है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना पर? चिदम्बरा नामक रचना जो लिखा था सुमित्रा नंदन पंत जी ने, इस पर जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 प्रश्न है हमारे पास। 11वां प्रश्न है हमारे पास, छायावाद की विशेषता है। छायावाद की विशेषता क्या है? सौंदर्य एवं प्रेम। तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। प्रश्न संख्या 12 है, कामायनी महाकाव्य में
सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। आपको बता दूं कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की एक रचना है और इसमें जो है महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये 12 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारे पास, भारत भारती की रचना विधा है। ठीक है, तो भारत भारती की रचना विधा है क्या है? काव्य है। ठीक है, तो भारत भारती की रचना विधा क्या है? काव्य है। तो भारत भारती जो है यह एक काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पर मिला था? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी रचना जो की थी, इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, दूसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरा सप्तक जो है इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो ये भी प्रश्न, इस प्रश्न का भी आंसर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारे पास, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष प्रकाशित कब हुआ? तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1959 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, नौका बिहार कविता अवतरित है गुंजन से। ठीक है, तो नौका बिहार जो किस कविता से अवतरित किया गया है? गुंजन से। गुंजन कविता जो है इससे जो है नौका बिहार कविता को अवतरित किया गया है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, रीतिवध काव्यधारा के कवि नहीं है। रीतिवध काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? घनानंद जो है रीतिवध काव्यधारा के कवि नहीं है, ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, घनानंद किसके कवि, किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं, दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1951 ईस्वी में। मैं बता दूं कि जो हमारा तीसरा सप्तक था इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी, दूसरा का 1951 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। तो याद रखिएगा इस सब का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज बपन काल नाम दिया है। उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो सरहपा को। ठीक है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारे पास है, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर? कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है, खालिक बरी के रचयिता है। खालिक बरी के रचयिता है अमीर खुसरो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो ये हो गए आपके 24 प्रश्न। आशा करता हूँ ये 24 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुआ है। मैंने पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर को मैंने गेस करके और इन प्रश्नों को छांट करके मैंने लिखा हुआ है, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो 100% गारंटी है कि ये प्रश्न जरूर आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? कितने नावों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ये जो रचना है अज्ञेय जी ने की है और अज्ञेय जी ने इस रचना को करके भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिएगा कि हिंदी के भक्ति काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग काल कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? पारिजात जो है किस कवि के गीतों का संकलन है? इसका आंसर है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हम हरिओंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पारिजात जो है किस गीतों का संकलन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय के गीतों का संकलन है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 28 है हमारे पास, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। तो अज्ञेय ने कितने सप्तक प्रकाशित किए थे? 3 सप्तक प्रकाशित किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक नहीं मिला है। ठीक है, उनको जब उनके जीवन काल में कभी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कौन है? रसवंती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रसवंती। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं होंगी, लेकिन उन 4 ऑप्शन में जो सही था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा रसवंती। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है हमारे पास, आंगन के पार द्वार रचना है अज्ञेय की। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अज्ञेय की। हिंदी साहित्य के आदिकाल की चारण
काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है कौन? राजकुमार वर्मा ने। ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया है? राजकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 33 है, लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो लहर के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्रश्न संख्या 34 है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व माध्य काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व माध्य काल कहा जाता है? भक्ति काल को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? किसकी है? अज्ञेय जी की है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर कृति है अज्ञेय जी की। ठीक है, तो अज्ञेय जी की कृति है हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 38 को देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 38 है, चित्राधार कृति है। तो चित्राधार जो कृति है हरिऔध की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिऔध की है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 याद रखिएगा, आंसू काव्य में प्रधान रस है। आंसू काव्य में प्रधान रस है करुण रस। ठीक है, तो आंसू काव्य जो है इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। प्रश्न संख्या 40 जो है, ये नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? ठीक है, तो नौका विहार कविता का संबंध जो है गंगा नदी से है, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्न है, कबीरदास प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं कौन? कबीरदास। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, सबको याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्मावत का रचना काल है। तो पद्मावत जो है रीति काल में लिखा गया था, इसका रचना काल क्या है? रीति काल। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं, अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों के नाम हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तीनों को याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट होगा। आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी आए उन पे आप क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अष्टछाप के कवि कौन कौन है? परमानंद दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंददास हैं। ठीक है, तो ये तीन कवि जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं, परशुराम की प्रतीक्षा रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा जो है रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका जो है किस काल की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ति काल की। ठीक है, तो विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की रचना है। ठीक है, इसी तरीके से हम 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, कमायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? यानी कि कमायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? चिंता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिंता। 47 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। तो सुमित्रानंदन पंत किसके सुकुमार कवि है? प्रकृति के। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति के। 48वें प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। तो ये वीर गाथा काल जो है पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतने प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और एक दो प्रश्न बस रह गए हैं। 49 नंबर प्रश्न आपके पास है, रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। ठीक है, श्रृंगारिकता जो है रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। ठीक है, इसीलिए रीति काल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लास्टवें प्रश्न की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 50वां प्रश्न हमारे पास है, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था सुमित्रानंदन पंत जी को? लोकायतन जो इन्होंने लिखा था सुमित्रानंदन पंत जी ने, इस पे जो है उनको सोवियत लैंड नेहरू का पुरस्कार दिया गया था। तो आशा करता हूँ ये 50 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन सारे 50 प्रश्नों को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इनको 1-2 बार पढ़िए, सारी चीजें आपको याद होने वाली हैं। वैसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन मैंने इसमें ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर बताया है। आंसर बस याद कीजिए, आपको आंसर से मतलब है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लड़कों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस 50 प्रश्नों में। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।